तो गाइस चलो आज मैं आपको अपने 9th क्लास की स्टोरी बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखो उस समय मैं 9th क्लास में था और मेरे पास एक फ़ोन था कि चौड़ा नाम करके चाइनीज़ मोबाइल था। और उस पर मैं देखो वीडियोस डाउनलोड कर करके दूसरे के मोबाइल से उस पर ब्लूटूथ के ज़रिए उस पर डाला करता था। तो उस पर मैं साइंस से रिलेटेड वीडियोस ही डाला करता था। जैसे यूट्यूब में जो था ना, फीड में जो आते थे साइंस रिलेटेड वीडियोस, उनको डाउनलोड करता था 144p में और उसको मेरे फ़ोन पे ओके चावड़ा वाला उस पर डाल दिया करता था और उस पर उन वीडियोस को देखा करता था, ठीक है ना। तो उस समय एक वीडियो में देखा, उसी पे वो था कि स्टार्स जो है ना, वो ग्रेविटी की वजह से जब वो मतलब मूव करते हैं तो वो स्टार के जितने करीब आते हैं वो त्वरित गति से मतलब स्टार के नज़दीक आते हैं। और उस समय त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन होता है। तो उसी वीडियो में एक देखा था इसको, ठीक है ना। इस त्वरण नामक ये जो एक्सेलरेशन है, पहली बार मैं वहीं से इसको मतलब वहीं पे मुझे पता चला कि हाँ एक्सेलरेशन नामक चीज़ क्या है। और जब मैं उसी समय मैं 9th क्लास में भी था। तो उसी समय जब मैंने दोबारा किताब को देखा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में त्वरण नामक एक डेफिनेशन था एक्सेलरेशन। और मैं वो जो वीडियो था वो मेरे दिमाग में उस समय बसा हुआ था। और जो एक्सेलरेशन जब मैंने उसको 9th क्लास के उस किताब पे देखा, एंड आई वॉज लाइक यार ऐसा भी होता है यूनिवर्स में। मतलब देखो ना कि कोई भी स्टार एकदम त्वरित गति से एकदम उसकी स्पीड बढ़ते ही जा रही वेलोसिटी। तो मैं वहाँ पर एकदम शॉक हो गया देख करके उसको। और मैं इमेजिन करने लगा कि हाँ ऐसे आंख बंद करके कि हाँ एक स्टार है और वो दूसरे मतलब वो दूसरे ब्लैक होल के करीब ऐसे ही मतलब ग्रेविटी की वजह से वही देख रहा था ब्लैक होल के बारे में ही। तो ब्लैक होल के करीब जब जाता है एकदम करीब के टाइप, तो वहाँ पर एक्सरेट होना वो चालू हो जाता है और होता भी है। तो मैं ऐसे ही इमेजिन करते गया उसको और मज़ा आ गया उसी टाइम पे। तो अब वो तो अलग बात है कि मैं इसके बाद 3 साल बर्बाद करके मैं एक साइंस का कोई भी किताब नहीं पढ़ा उसके बाद। तो सारी चीज़ों को मैं एकदम से भूल गया। तो देखो ये सारे बेसिक डेफिनेशंस तो वगैरह सब मुझे पता है। तो देखो आज अब मैं बस अपना सोशल स्किल इम्प्रूव करने में लगा हुआ हूँ ये जो वीडियोस बनाता हूँ उन सब में। तो चलो आज एक्सेलरेशन की ही बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंजिंग इन वेलोसिटी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हर एक सेकेंड अपनी स्पीड को 5 मीटर से बढ़ाता है, यानी कि एक सेकेंड बाद वो मतलब 0 से 1 सेकेंड बाद वो 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। दूसरे सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड बाद 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे करके सो ऑन। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये चेंजिंग इन वेलोसिटी, बस यही है। और इसको गैलीलियो ने इसका कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने दिया था। अब देखो गैलीलियो ने कैसे सोचा, उनको कैसे पता लगा कि एक्सेलरेशन नामक चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। उन्हें देखो एकदम सिंपल डेफिनेशन से पता लगा, सिंपल एक्सपेरिमेंट से पता लगा। और वो कैसे, उन्होंने दो मतलब एक इंक्लाइन प्लेन से ऐसे कुछ सीढ़ी टाइप का, तो वो एकदम प्लेन था, तो वहाँ से बॉल को गिराया। एकदम गोलाकार कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो उसको जब उन्होंने गिराया तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि वो जैसे जैसे नीचे जाते जाता है तो उसकी स्पीड हमेशा बढ़ती ही जाती है। फिर से डकार आ रहा है। तो उसकी स्पीड हमेशा बढ़ती ही जाती है। तो उन्होंने सोचा कि स्पीड किसके कारण बढ़ रही है। अब उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, मतलब जैसे कि उन्होंने यदि 45 डिग्री पर वो रखे होते तो 1/2 उसकी स्पीड हो जाती। ठीक है ना, मतलब ग्रेविटी के हिसाब से तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसका आधा हो जाता 98। 9 मतलब 9.8, तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 49 44.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो गैलीलियो ने ऐसे ही कुछ ऑब्जर्व करा, उनको पता चल गया कि हाँ एक्सेलरेशन नामक चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। उन्होंने एंगल्स को बढ़ा घटा के सब करके देखा। तो जब उन्होंने एंगल को घटाया तो उन्होंने देखा कि जो एक्सेलरेशन है उसका जो वैल्यू है वो घट रहा है। और एकदम एकदम वर्टिकल से ड्रॉप करने पर एकदम खड़ा, एकदम वर्टिकल से, तो उसकी स्पीड ग्रेविटी के बराबर हो जाती है, मतलब उसका एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटी उसमें कुछ
मतलब पता नहीं था उनको, ठीक है ना। तो उनको जब पता नहीं था तो उन्होंने बस ऐसे अज्यूम किया कि एक्सलेशन, अब उन्हें ये पता नहीं था कि एक्सलेशन किस चीज़ के बारे में आता है। तो इस काम को बढ़ाते हुए, बताएं किसने बढ़ाया इस काम को कि एक्सेलरेशन को कौन अंजाम देता है? यस, ये गेस्ड राइट, वो है हमारे न्यूटन बाबा। देखो न्यूटन ने ऐसे ही मतलब एक्सपेरिमेंट करके मतलब उन्होंने ये पता लगा लिया कि हाँ, फोर्स कॉजेस एक्सेलरेशन, यानी कि F इक्वल्स एम ए और A इक्वल्स एफ डिवाइडेड बाई एम। तो उन्होंने ये पता लगा लिया कि फोर्स ही है जो एक्सेलरेशन को अंजाम देता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रही है तो ये गारंटीड है, गारंटीड क्या, ट्रू है कि कोई चीज़ उस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद न्यूटन ने तो पता लगा लिया कि हाँ, एक्सेलरेशन को कौन अंजाम देता है, लेकिन उन्होंने मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट करके मतलब, अब देखो गैलीलियो को ये भी पता था कि फ्रिक्शन नामक चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, लेकिन उसको न्यूमेरिकल में कैसे, मतलब जो फोर्स मतलब कौन अंजाम देता है फ्रिक्शन को, ये गैलीलियो को पता नहीं था। मतलब फोर्स का डेफिनेशन गैलीलियो को पता ही नहीं था, फोर्स नामक चीज़ ये गैलीलियो को कभी पता ही नहीं था। तो इसको न्यूटन ने अंजाम दिया, और वो कैसे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया पूरा, ठीक है ना, कि जो कांटेक्ट है दोनों के बीच है, जो दो ऑब्जेक्ट यदि होते हैं और उन दोनों के बीच का कांटेक्ट ही फ्रिक्शन को अंजाम देता है। यानी कि जितना ज़्यादा वो कांटेक्ट खुरदुरा होगा और जितना वो ऑब्जेक्ट उस दूसरे ऑब्जेक्ट पर वेट लगाएगा, वो फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। और सरप्राइजिंगली यार कि ये जो एक्सेलरेशन है ना, वो स्टैटिक एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट एकदम स्थिर में रहता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये ज़्यादा ये फ्रिक्शन रहता है। और यदि वो मोशन में आए तो उसका जो फ्रिक्शन है, एक्सेलरेशन बोल रहा था वो टाइम, तो ऐसे ही मुंह से निकल गया, तो इसका जो फ्रिक्शन है वो घट जाता है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट स्थिर में हो, स्टैटिक हो, तो फ्रिक्शन बढ़ा रहता है। और यदि वो जब डायनेमिक में हो, मतलब यार चेंजिंग, यानी कि वेलोसिटी मोशन में हो, तो उसका जो फ्रिक्शन है वो घट जाता है। अब माना पड़ेगा। तो देखो बस न्यूटन ने तो पता लगा लिया, ठीक है ना, कि फोर्स नामक चीज़ एग्जिस्ट भी करती है और फोर्स ही एक्सेलरेशन को अंजाम देता है। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो जब हम उसे धक्का देते हैं वो जो फोर्स महसूस होता है वो फ्रिक्शन के कारण होता है। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर लुढ़काएं तो फोर्स के कारण ही, मतलब फ्रिक्शन के कारण ही वो कुछ देर जाके रुक जाता है। ये न्यूटन ने बताया कि मतलब न्यूटन ने ही फोर्स की खोज की, ठीक है, फोर्स, बल, इसको कि फोर्स ही सब चीज़ को अंजाम देता है। हमारे आसपास जितने भी काइनेमेटिक्स हैं, हमारे आसपास जितने भी सारी ग्रेविटी से लेकर सारी चीज़ F इक्वल्स एम ए के कारण है। अब देखो, मैंने पिछली बार बोला था ना कि इक्विलिब्रियम में डायनेमिक मोशन होता है, तो जब उसमें मैंने ये भी बोला था कि जब दोनों फोर्स मिल करके, मतलब डायनेमिक मोशन में होता क्या है, इक्विलिब्रियम में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में देखो ये होता है कि ऑब्जेक्ट मूविंग में हो भी, मतलब कांस्टेंट यदि वेलोसिटी में हो और उसका जो नेट फोर्स हो वो जीरो है, तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब ये थोड़ा सेंस नहीं बना था कई लोगों के लिए कि भाई जब सारे नेट फोर्स उस पर जीरो हैं और वो जब मूव कर रहा है तो फिर वो इक्विलिब्रियम में कैसे है। अब यहाँ पर बात हो रही है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि उसमें जितने भी नेट फोर्स हैं वो जीरो हो जाते हैं, तो इवेंचुअली वो कभी मोशन में आ ही नहीं पाता। बट यहाँ पर बात हो रही है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि उस पर वो मोशन में भी है और उस पर जो नेट फोर्स लगता है वो भी जीरो हो। तो यहाँ पर कई लोगों को थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है
कि आखिर ऐसा क्यों है। अब देखो, मैंने एक उस वीडियो में ये सवाल पूछा था कि एक हवाई जहाज़ ऊपर उड़ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी में, मान लो यहाँ से अमेरिका जा रहा है एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी में, तो क्या वो हवाई जहाज़ इक्विलिब्रियम में है रिलेटिव टू जो एयर ड्रैग है। अब कई लोग इसमें सोचेंगे कि नहीं नहीं है क्योंकि वो मूव कर रहा है, लेकिन उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो है और वो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। वो क्यों? क्योंकि जो एयर ड्रैग है और जो जो उस हवाई जहाज़ है, जो उस एयरोप्लेन ने, उसका जो थ्रस्टर्स ने जो फोर्स लगाया जो एयर ड्रैग के बिल्कुल अपोजिट, तो वो दोनों मिलकर नेट फोर्स उसका जीरो हो गए। तो इसलिए वो जो फोर्स है दोनों वो मिल के जीरो हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई जब जीरो है तो फिर वो इक्विलिब्रियम में कैसे है, क्योंकि इक्विलिब्रियम मतलब क्या, सारी चीज़ें एकदम जीरो हो जाए, यानी कि सम ऑफ एफ इक्वल्स जीरो। तो यहाँ पर क्या बात हुई, कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा ना? देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है ये। तो देखो उस पर होता क्या है कि वो जो फोर्स है, अच्छा मान लो फ्रिक्शन, अब एयर ड्रैग क्या है, एयर ड्रैग और कुछ नहीं, बस फ्रिक्शन है। तो हवाई जहाज़ तो फोर्स लगा रहा है, तो उसका जो यहाँ पर बात होता है फोर्स इक्वल्स एम ए, यानी कि जितना ज़्यादा हवाई जहाज़ उसके थ्रस्टर्स फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा वो हवाई जहाज़ एक्सेलरेट होगा। तो यहाँ पर बात होती है एक्सेलरेशन की। देखो एक्सेलरेशन चेंजिंग इन वेलोसिटी, तो जब वो एयर ड्रैग उसके एक्सेलरेशन को रोक दे रहा है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो डायनेमिक में आ जा रहा है। देखो इसको कैसे बताऊँ यार, देखो उसका जो एक्सेलरेशन है हवाई जहाज़, मतलब हवाई जहाज़ का जो थ्रस्टर है वो हवाई जहाज़ को एक्सेलरेट करेगा, ठीक है ना, वो जितना ज़्यादा थ्रस्ट मारेंगे। लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि वो जो एयर ड्रैग है उसके एक्सेलरेशन को वो रोक देता है। तो एक्सेलरेशन को जब मान लो 5 मीटर पर सेकेंड के पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास उसका एक्सेलरेशन है, वो थ्रस्टर्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो एयर ड्रैग उस फोर्स को कैंसिल कर देता है, उस एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पर हवाई जहाज़ इस वेलोसिटी में चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी में ही चलता रहेगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है, जो हवाई जहाज़ ने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया था एक्सेलरेट करने के लिए, वो एयर ड्रैग के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है हवाई जहाज़ कांस्टेंट वेलोसिटी में आएगी, क्योंकि उसका वेलोसिटी उस फोर्स के कारण चेंज नहीं होगा, और इसलिए जो हवाई जहाज़ है वो हमेशा एक ही स्पीड पर आगे बढ़ता रहेगा। और ये जो जो सारे नेट फोर्स हैं जो मैं बात कर रहा था कि हवाई जहाज़ का जो थ्रस्टर्स थे वो एयर ड्रैग के साथ कैंसिल हो गए, तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी वो एक समान रहेगी। और इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी एक समान है, और वेलोसिटी एक समान है, तो जब वो हवाई जहाज़ एक्सेलरेट उसको कर रहा था तो एयर ड्रैगन ने उसको कैंसिल कर दिया, यानी कि जीरो। तो यहाँ पर हवाई जहाज़ इक्विलिब्रियम में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।